लेकिन अमरा राम जी आपकी तरह ही एक नेता और हैं जो कि आंदोलन से ही उभरे हुए हैं और तीसरे मोर्चे की बात करते हैं आप ही की तरह। उसका नाम है हनुमान जी बेनीवाल। जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेगा मतलब इस देश के 99% लोगों के खिलाफ है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ेगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी हैं। अभी पंचायत आरएलपी के सदस्य थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, इसलिए अभी उनका मोह भारतीय जनता पार्टी में है। का सवाल है, मुझे तो आप हनुमान बेनीवाल का एक आंदोलन बता दीजिए जिससे सरकार से एक मांग मनवाई हो। वो जो बड़े बड़े आंदोलन की बात करते हैं, अभी भी इस आंदोलन में कहा था मैं 5 लाख लेके आऊँगा, 5 लाख तो नहीं, 500 भी नहीं पहुँचे और 3 दिन के बाद मैं डेरा डंडा उठा के वापस आ गए शाहजहाँपुर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अभिषेक जाखड़। आज हम एक ऐसे मेहमान से मिलाने वाले हैं जिसके किस्से शेखावाटी ही नहीं पूरे प्रदेश भर में हैं। एक ऐसे नेता से हम मिलाने वाले हैं जिनके समर्थक कहा करते थे कि नेताजी अगर दिल्ली चले गए तो हमारे पटवारी के काम कौन करवाएगा। एक ऐसे नेता से हम आपको मिलाने वाले हैं कि जो कि गांव ढाणी से निकलकर सीकर से चुनाव लड़े और विधानसभा में पहुंचे, सीकर के धोद तहसील से। एक ऐसा नेता से हम आपको मिलाने वाले हैं जो कि गांव ढाणी से निकल के जब विधानसभा पहुंचे तो वहां पे उनको गेट पे रोक लिया गया, क्योंकि वो बस से बैठ के गए थे। तब उन्हें विधानसभा में रोक लिया गया। तब उन्होंने जो निर्वाचन आयोग का जो सर्टिफिकेट होता है वो दिखाया, तब उन्होंने विधानसभा में जाने दे गए। एक ऐसे नेता की कहानी उनके जुबानी सुनाएंगे, वो कोई नेता और नहीं, कॉमरेड अमरा राम जी हैं। कॉमरेड अमरा राम जी कहानी मैं भी बचपन में जब सुना करता था मेरे दादाजी से, तो मैं भी ऐसे विश्वास नहीं करता था। आज उन्हीं से हम उनकी जुबानी सुनेंगे, कॉमरेड अमरा राम जी से। नमस्कार सर अमरा राम जी, आपका आरजे टीवी 24 पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, टीवी का और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा आपसे एक ये सवाल है, पहला कि आपने राजनीति के अंदर शुरुआत कैसे की? मैं एसके कॉलेज सीकर में जब पढ़ता था तो विद्यार्थियों की समस्याएं, चाहे वो एडमिशन का सवाल हो, चाहे फीस वर्दी के खिलाफ हो, या कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए कॉमन रूम, खेल की अन्य समस्याएं, जो भी विद्यार्थियों की समस्याएं थी उनको लेकर के विद्यार्थियों को एकजुट करके संघर्ष करते थे और उसी से राजनीति में प्रवेश हुआ। जिस किसान छात्रावास में मैं रहता था 9th क्लास से पीजी तक, तय रूप से उसके वार्डन कामरेड त्रिलोक सिंह जी थे, जिन्होंने आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ों के खिलाफ और जागीरदारी के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया था और एक परिवर्तन, देश की आज़ादी मिली 15 अगस्त 47 को और जागीरदारी व्यवस्था समाप्त हुई। उनका दिशा निर्देशन और विद्यार्थियों के संघर्ष के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया और उसके बाद मैं तो बीएड करके टीचर लग गया था, लेकिन ग्राम पंचायत मूंडवाड़ा के तमाम लोगों ने इस बात के आग्रह किया कि आप ग्राम पंचायत के सरपंच बने और गांव के विकास में अपना योगदान दें। तो निश्चित रूप से बड़ी जदोजहद थी। परिवार वाले जिन्होंने 20 साल तक पढ़ाया था वो चाहते थे कि वो नौकरी करें, और ग्राम पंचायत के पूरे नागरिक चाहते थे कि गांव के विकास के लिए ऐसा कोई युवा ग्राम पंचायत का सरपंच बने जिससे गांव के विकास में अग्रणीय रोल अदा कर सके। तो निश्चित रूप से मैंने फिर निर्णय किया कि सरकारी नौकरी अध्यापक की छोड़ करके ग्राम पंचायत का लोगों ने सरपंच बनाया और एक दफ़ा नहीं 2 दफ़े सरपंच रहा और उसी वक्त किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी की समस्याओं को संघर्ष करते हुए निश्चित रूप से 1993 में राजस्थान की विधानसभा भी पहुंच गया। इसी तरह से ये सिलसिला हमेशा जनता की जो जन समस्याएं, उनके लिए संघर्ष ही प्राथमिकता रही। जी जी, कामरेड अमरा राम जी की बात करें तो ये 4 बार के विधायक हैं और इन्होंने जब जब भी आंदोलन किए हैं तो राजस्थान सरकार ने इनके आगे झुकना ही पड़ा है। कामरेड अमरा राम जी की सरपंच के किस्से की बात करें तो उस वक्त कामरेड अमरा राम जी की शादी थी। उनकी शादी हुई थी, उस रात को
पुलिस वालों ने अगले दिन उन्हें घेर लिया था। और एक ऐसे किस्से से आपको रूबरू कराएँगे, माडोता गाँव से उनका ख़ास ताल्लुकात है, जो उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इसका ये है कि आपको याद हो तो 1986 में बिजली की रेटें कांग्रेस सरकार ने बढ़ाई थी और उसके खिलाफ सीकर जिले से वो आंदोलन शुरू हुआ और पूरे राजस्थान तक वो फैला। और न केवल फैला बल्कि किसानों ने ये आह्वान किया कि जेल भरो, तो तमाम न केवल जेलें बल्कि इस धर्मशालाओं को भी जेल घोषित किया था, वो भी सब भर गई थी और पूरे राजस्थान में बहुत बड़ा एक किसान आंदोलन हुआ था। और उससे भयभीत होकर के 22 अप्रैल 1987 को राजस्थान की सरकार ने अकारण उस किसान छात्रावास पे गोलियां चलाई, जिसमें दर्जनों विद्यार्थी घायल हुए और एक 9th क्लास का कानाराम यादव, 9th क्लास का होनहार खिलाड़ी उस गोली का शिकार हुआ, शहीद हुआ। और उस वक्त जब फायरिंग हो रही थी, वो 5 घंटे तक किसान छात्रावास को चारों ओर से पुलिस और आरएसी ने घेर के गोलियां चलाई। विद्यार्थियों ने निहत्थे ने पत्थरों से मुकाबला किया, लेकिन आखिर 4 घंटे के बाद कानाराम की शहादत के बाद निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज की गई। जब फायरिंग हो रही थी 4 घंटे तक मैं मुंडवाड़ा में था और उस स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे गांव के और राजस्थान के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी लादूराम जी जोशी थे, उनके पास शाम के वक्त में बैठा हुआ था। लेकिन जब एफआईआर दर्ज की गई तो सबसे ऊपर मेरा नाम लिखा गया राजनीतिक आधार पे, क्योंकि 85 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और उस धोद से मैंने 10,500 वोट कॉलेज से निकलने के बाद निश्चित रूप से वो जो वोट प्राप्त किए उनको, वो और उसके बाद में जो किसान आंदोलन हुआ, तो राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने साजिश करके कारण फायरिंग की, कानाराम को शहीद किया और फिर 307 का मुकदमा करके, राजकार्य मबादा का मुकदमा दर्ज करके सरकार ने कोशिश की कि अमराराम जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाना चाहिए। तो मेरी शादी नहीं थी, परिवार में एक शादी थी, अर्जुन जो मेरा भतीजा है, बड़े भाई की लड़का है, उसकी शादी के लिए मैं सुबह प्रोग्राम था और शाम को मैं आया और सुबह सुबह पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया। लेकिन गनीमत रही कि मैं पुलिस मेरे को पकड़ नहीं पाई। वो पूरे राजस्थान से पुलिस में जितने रेसर थे उनको भी लेके आए थे और मेरे खिलाफ तरह तरह से पुलिस में जिस तरह की उनको फीड किया गया कि ये इस तरह से गुंडे हैं, ये है, वो है, ये हथियार रखते हैं। निश्चित रूप से उसके खिलाफ तमाम तरह की अफवाहें और पुलिस को ये नैरेटिव पैदा करने के बाद में भी पुलिस मेरे को नहीं पकड़ पाई। और निश्चित रूप से जब यहाँ से मैं गया तो बाडलास में एक किसान के खेत से मैंने ऊँट लिया और उस पर चढ़ करके मैं आगे चला गया। निश्चित रूप से मेरे को आगे भेजने के लिए मेरे से बड़ा भाई हीरालाल गया, वो अपना ऊँट लेके गया, लेकिन उस पर भी पुलिस ने फायरिंग की। गनीमत रही कि वो बुलेट उनको लगा नहीं। मतलब इस तरह से भयभीत पूरे गांव को करने की कोशिश थी कि मार दिया जाए, लेकिन निश्चित रूप से 2.5-3 महीने तक मुझे अंडरग्राउंड रहना पड़ा। हज़ारों लोगों को थानों में ले जा के पीटा गया और इस बात के लिए पीटा गया कि आप अमराराम को बताइए। पुलिस को ये आदेश था जिंदा या मुर्दा अमराराम हाथ आना चाहिए और निश्चित रूप से उनका एक इरादा था कि राजनीतिक चैलेंज जो हमें दे रहा है उसको हमें रास्ते से हटाना है। लेकिन निश्चित रूप से फिर उच्च न्यायालय ने मुझे अग्रिम जमानत दी और निश्चित रूप से उसके खिलाफ 1 साल तक आंदोलन उस गोलीकांड के खिलाफ चला, जिसमें कांवड़ त्रिलोक सिंह, मंगल सिंह, जाबर सिंह, अनेक साथी, किशन सिंह डाका, बहुत से साथी करीब 1 साल तक जेल में रहे। हजारों लोगों ने लाठियां खाई, विशेष तौर से जो नौजवान थे जो हमसे संपर्क नहीं रखते थे उनको भी केवल जवानों को पकड़ करके पुलिस में ले जा करके पीटा गया। और न केवल आम जनता को पीटा गया कि 22 मई के दिन
हमने आह्वान किया था वो किसान छात्रावास जो आज़ादी के वक्त भी अंग्रेज़ों और जागीरदारों के खिलाफ लड़ाई का केंद्र रहा और उसी कारण राव राजा कल्याण सिंह को ज़मीन अलॉट करनी पड़ी थी। और उस जगह पुलिस जिस तरह से कब्जा कर रखा उसमें हम उसके खिलाफ सातिकाना राम की माँ नंदा देवी के नेतृत्व में उसमें प्रवेश करेंगे। और आपको आश्चर्य होगा, जिसका एक बेटा मंगल सिंह जेल में बंद हो, एक बेटा गोली का शिकार हो गया हो और उसकी माँ को और उसके उससे बड़े भाई को पुलिस लाइन में ले जा करके जिस तरह से पीटा गया, जिस तरह से उसके सर फोड़े गए, मेरे भाई को ले जाके थाने में बंद कर दिया गया और सबको इस बात के लिए पीटा कि आप अमराराम को बताइए। तो पूरे 1 साल तक लगातार गिरफ्तारियां दी दमन साहा और अघोषित कर्फ्यू सीकर के चौतरफा 5 किलोमीटर दूर तक अघोषित कर्फ्यू लगा दिया और हस बस हर साधन को रोक करके जो भी 20 या 22 साल का जो भी लड़का मिला, निश्चित रूप से जो हमारे से संबंध रखता था या नहीं रखता था, थानों में पुलिस लाइन में ले जाकर पूरी तरह उनको पीटा गया। उसके बाद लगातार 1 साल तक रोज़ गिरफ्तारी देते थे, गांव-गांव में मीटिंग करते थे और निश्चित रूप से आंदोलन चला। सरकार ने एक दफ़ा समझौता भी किया कि 151 में जो छात्रावास को कुड़क किया हम उसको लेंगे, लेकिन समझौता करने के बाद वो मुकर गए। तो 11 साल तक वो छात्रावास जहाँ से गांव ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के बच्चे वहाँ रह कर के बहुत सस्ते में, जिसमें 1 रुपया किराया का नहीं था, वहाँ रहकर पढ़ते थे, उनको 12 साल तक उससे निजात रखा। निश्चित रूप से जो इस लाल झंडे को मिटाना चाहते थे वो खुद मिट गए 93 में आते आते। निश्चित रूप से वो कांग्रेस जो लगातार जिस धौद विधानसभा क्षेत्र से 7 दफे कांग्रेस जीती थी, उसको जनता ने धूल 12,000 से ज़्यादा मतों से धूल चटाने का काम किया। निश्चित रूप से वो हर संघर्ष, मैं समझता हूँ इन संघर्षों की ही देन है कि ऐसे स्टालवर्ड राजस्थान में पहले व्यक्ति थे हरदेव जोशी, जो मुख्यमंत्री भी रहे कई दफ़े, तो 10 विधानसभा के पहली से लेकर 10वीं तक लड़े और 10ों के 10 जीते और फिर 10वीं में जीतने के बाद में उनका देवासन हो गया। दूसरे थे भैरू सिंह शेखावत, जिन्होंने 10 में से 9 जीते थे, एक बेनी पार्क से हारे थे। और तीसरे व्यक्ति रामदेव सिंह जी महरिया थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन 10 में से 8 उन्होंने जीते थे। एक पहला चुनाव आ रहा था और उसके बाद में गेतर का चुनाव आ रहा था, उनको 7 दफे जीते हुए, मतलब राजस्थान में तीसरे व्यक्ति थे जो हार नहीं देखते थे। उनको जनता ने, और वो इसलिए कि जनता की समस्याओं को लेकर के लड़ते थे, वो 3 दफे मिनिस्टर भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन संघर्षों की देन है कि राजनीति, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उन बड़े बड़े लोगों को मेरे द्वारा, क्योंकि 52 में वो चुनाव लड़ रहे थे और मैं जन्मा था 55 में, हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं था, चाहे वो थे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के धौत को रिजर्व कर दिया। उसके बाद दांतारामगढ़ गए तो प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ भी हराने का काम किया, और जो मेरा रास्ता रिजर्व करके रोकना चाहते थे, उस धोद में भी पुनः एक बीपीएल परिवार से पेमा राम को जनता ने परशुराम को हरा करके राजस्थान की विधानसभा में भेजने का किया। जबकि वोट पड़ने के बाद रिजल्ट आने से 2 दिन पहले यहाँ के प्रमुख अखबार भास्कर लिख रहा था कि त्रिकोण सीपीएम से नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा से त्रिकोण है, जिस बसपा को मात्र 1700 वोट मिले थे। और जब रिजल्ट निकला तो पेमाराम जीता और तमाम देश के प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक और आपका प्रिंट मीडिया ने लिखा कि झोंपड़ी से निकला बीपीएल विधायक। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि वो परशुराम जी, जिनका अभी भारतीय जनता पार्टी की 3.5 साल पहले अवैध माइनिंग के 273 करोड़ रुपए माफ किया है, और एक वो परिवार जो बीपीएल में चयनित था, उससे इस धौद की जनता ने निश्चित रूप से अपनी बात आवाज़ उठाने वाले को जिता के भेजा और बड़े अरबपति को हरा करके भेजा। तो निश्चित रूप से ये रोज राजनीति है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ
राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पिछले 25 साल से उत्तर बीका की घोड़ी में है। 5 साल कांग्रेस लूटती है जब बीजेपी चुप रहती है, और फिर 5 साल भारतीय जनता पार्टी लूटती है जब कांग्रेस चुप रहती है। केवल जनता के मुद्दों को लिए, चाहे वो बिजली की रेट का सवाल हो, वीसीआर के नाम से लूट का सवाल हो, रावड़ा गढ़साना में सिंचाई पानी का जो इलाका सरसब्ज हुआ था पाकिस्तान बॉर्डर पे, उसको अ, वीरान करने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने किया, और कांग्रेस ने किया और भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया। 2004 और 5 में जिसमें 8 किसान शहीद हुए हैं, चाहे 2005 में जो 18 लाख किसान अपना खेत बिजली से सींचते थे, उनकी रेट वापस कराने का, जो आज भी 2022 में भी वही रेट लगती है। निश्चित रूप से चाहे बीमा क्लेम का सवाल हो, चाहे कर्जा माफ़ी का सवाल हो, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की पिछले 25 साल से जो नीतियां रही है, उससे किसान कर्जदार है, नौजवान बेरोजगार है, और आम व्यापारी और आम जनता महंगाई और अ, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। पिछले 25 साल में राजस्थान में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कांग्रेस बीजेपी ने किया है। तो निश्चित रूप से जनता की समस्याओं के लिए लड़ने वाला केवल और केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है, और उसमें बेइंतहा लोगों का समर्थन रहा है। जब भी देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी थी, उस वक्त देश के किसानों की ज़मीन और आम जनता की रोटी को 3 काले कानून ला करके अंबानी अडानी के सुपुर्द करने का काम किया। और वही देश के निर्माता जो मजदूर है, सुई से लेके हवाई जहाज बनाता है, उनके 44 कानून जो संघर्षों के माध्यम से हुए थे, उन सब को समाप्त करके 4 कंपनी संहिताएं, मजदूर संहिताएं नहीं, नाम मजदूर संहिताएं दिया है, लेकिन कंपनी संहिताएं न, काम का समय जो 8 घंटे के लिए मई दिवस मनाते हैं पूरी दुनिया में, लड़ कर के उसका कानून था। न्यूनतम वेतन का था। कार्यस्थल पे अगर कैजुअलिटी हो जाए तो उसके मुआवजे का। इस तरह से 44 कानूनों को समाप्त किया। निश्चित रूप से 1 साल से ज़्यादा समय तक दिल्ली के बॉर्डरों पर, जिसमें शाजापुर खेड़ा बॉर्डर जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, जहाँ रोका था 1 साल तक, फिर हमने किया। पहले जितने भी आंदोलन हुए वो राजस्थान सरकार के और अकेली अखिल भारतीय किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में लड़ा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जो तानाशाह इस देश का शासक घोषित हुआ है, निश्चित रूप से इसके खिलाफ भी तमाम 500 से ज़्यादा किसान संगठनों को एकजुट करके अखिल भारतीय किसान सभा ने लड़ाई लड़ी, और 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी को माफ़ी मांगकर वो काले कानून जो देश के किसान और आम जनता के खिलाफ थे, उनको वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। और 9 दिसंबर को लिखित में समझौता करके वो आंदोलन स्थगित हुआ। वो अभी भी चल रहा है। चाहे एमएसपी का सवाल हो, चाहे 700 से ज़्यादा किसान जो आंदोलन में 1 साल में शहीद हुए उनको पैकेज का सवाल हो, 65,000 जो मुकदमे, झूठे मुकदमे किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए किए गए, वो वापस लेने का सवाल हो, बिजली कानून जो गरीब को और किसान को देश में छूट मिलती है उसको समाप्त करने के लिए बिजली संशोधन कानून 2021-22 हो, वो जो लेके आए उन पे समझौता हुआ। लेकिन सरकार आगे अभी एमएसपी की कमेटी नहीं बना रही है। तो अभी भी ये अभियान एमएसपी के लिए पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश में चल रहा है। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य जो मैंने तय किया था कि जो मेहनतकश किसान, मजदूर और नौजवान है, उसको अपनी ताकत का एहसास कराना। सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की हो, चाहे राजस्थान की भाजपा और कांग्रेस की सरकार हो, जनता की जन ताकत से ही डरती है। और मैं समझता हूँ 15 अगस्त 47 को देश की आज़ादी में इस आंदोलन के कारण ही देश की आज़ादी मिली थी। कोई ये नहीं है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई 51% वोट पड़ गए और अंग्रेज यहाँ से चले गए हो, क्योंकि जनता के जन आंदोलनों का ही दबाव था कि अगर अंग्रेज यहाँ से देश को छोड़ करके नहीं जाते तो लोग बहुत बुरी तरह से उनको यहाँ से मार के काट के भगाते। तो निश्चित रूप से जनता को अपनी ताकत का एहसास और दुश्मन और दोस्त की पहचान, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लक्ष्य। एमएलए हर साल 5 साल बाद में राजस्थान विधानसभा में 200 जाते हैं,
महत्व इस बात का है कि उस जनता की आवाज़ को आप कितना मुखर तरीके से और जनता को दुश्मन और दोस्त की पहचान करा देते हो और उस मेहनतकश किसान मजदूर को अपनी ताकत का एहसास करा देते हो। मैं समझता हूँ ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। बहुत कुछ से प्राप्ति की है और जनता को अपनी ताकत का एहसास कराया। जी, एक किस्सा जो कि ये बता रहे थे पेमा राम जी का, जो कि एक झोंपड़ी से निकल के बने विधायक। इनकी तो बात अपन अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन जो रामदेव जी महरिया है, इनके किस्से भी कुछ खास हैं। इन्होंने यहाँ के सीकर के जो राजा हुआ करते थे, उनको कर्ज दिया करते थे। ऐसे थे रामदेव जी महरिया, जिनके सामने अमरा राम जी ने चुनाव लड़ा था। कद्दावर नेता हुआ करते थे रामदेव जी महरिया भी। लेकिन अब आपसे बात करते हैं, आपने अब तक 8 से ज़्यादा आंदोलन किए हैं सीकर में। वो सारे के सारे आंदोलन सफल हुए। इसके पीछे की क्या सफलता है? इसकी सफलता का कारण ये है कि आज़ादी के बाद जो भी नेता रहे हैं, उन्होंने आम जनता को धोखा देने का काम किया है। आप देखेंगे कि 86 में जो बिजली का आंदोलन हुआ, लोगों ने जेल भरी, लेकिन उसके नेता राज्य स्तर पे यही जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बहुत बड़े किसानों के नेता भी, भैरों सिंह, नाथूराम, अ, दौलत राम, वो सब उसमें थे। लेकिन किसान की एक नया पैसे की बिजली की रेट कम नहीं हुई और उन्होंने वो आंदोलन वापस ले लिया। तो निश्चित रूप से हर बार कोई भी आंदोलन हुआ और उन पूंजीवादी नेताओं के नेतृत्व में हुआ तो हमेशा धोखा मिला। और लाल झंडे ने जब भी आंदोलन किया तो उसको जीत में बदला, क्योंकि वो धोखा नहीं करते हैं। और यही सबसे बड़ा था कि 8 दिन, 13 दिन और 1 साल तक लोग हमारे अमान पे बैठे रहते हैं। हमारा विश्वास उन पे है कि वो हमारी पीठ खाली करके नहीं जाएंगे और उनको ये विश्वास है कि ये हमें धोखा दे करके नहीं जाएंगे। यही सबसे बड़ा कारण। जी, ये तो सच है कि अमरा राम जी जब आंदोलन करते हैं, तो सीकर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर के लोग सीकर की धरातल से खड़े होकर आंदोलन करते हैं। यहाँ की आंदोलन की खास बात ये है कि यहाँ पे महिलाएं, युवा, छात्र सब आते हैं और यहाँ पे ढोल नगाड़े डीजे की धुन पे नाचते हुए आंदोलन करते हैं। ये नहीं कि बैठ गए सिर्फ। यहाँ पे लोग ढोल नगाड़े डीजे की धुन पे नाचती हैं, महिलाएं गाना गाती हैं, गीत गाती है, इनके साथ में बड़े आंदोलन करती हैं। लेकिन अब एक किस्सा आपका ये भी है कि जब आप 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ पे एक बड़े पत्रकार कवरेज करने आए थे। तो वहाँ पे एक नारा चल रहा था कि अमरा दिल्ली जाएगा और हमारी आवाज़ उठाएगा। लेकिन वहाँ पे ही आपके एक समर्थक ने उन्हें बताया कि वो अमरा राम जी को वोट नहीं देंगे। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो वो सोचते थे कि बड़े इंटरनेशनल मुद्दे होंगे, ऐसे होंगे। लेकिन उन्होंने जो बताया, उन्हें देखकर सब चौंक गए। उन्होंने बताया कि अगर नेताजी दिल्ली चले गए तो हमारे पटवारी के काम क्या कौन करवाएगा? तो इस कहानी और इस किस्से के पीछे की क्या राज है? असल बात यह है कि आम आदमी को, सामान्य आदमी को काम यहीं तहसील से, बिजली से, इनसे ही पड़ता है। और नेचुरली दिल्ली संसद का मतलब तो नीतियों का निर्माण होता है। तो निश्चित रूप से आम आदमी सोचता है कि ये मेरे काम, ट्रांसफार्मर जल गया नहीं मिलेगा, कनेक्शन नहीं मिलेगा, पटवारी गड़बड़ कर देगा, अमरा राम दिल्ली चला जाएगा। तो नेचुरली जो उनकी भावनाएं थी, कोई बुराई नहीं थी कि हमारे जो, क्योंकि जिनको उन्होंने पहले वोट दिए थे वो कहते थे बड़ा काम लेके आओ। बड़ा उनके होता नहीं था, छोटा वो करते नहीं थे। तो अमरा राम छोटे से छोटा काम और से लेके बड़ा से बड़ा काम करता रहा है, इसलिए नेचुरली ये लोगों की भावना रही है। लेकिन ये बात सही है कि लोगों जितना दूर तक सोचता है वही उसके दिमाग में रहता है, यही कारण था। जी, ये किस्सा तो सही है कि अमरा राम जी से लोगों का बहुत ही ज़्यादा लगाव है और अमरा राम जी का भी है। जब अमरा राम जी आंदोलन करते थे तो मंच पे बैठे होते थे, तो जब लोग नीचे मंच के हुक्का लेके बैठते थे तो अमरा राम जी वहाँ से मंच छोड़ के हुक्के के पास आके बैठ जाते थे। वो ये लोगों को महसूस कराते थे कि मैं आपके ही बीच, आपके ही पास रहता हूँ एनी टाइम। अमरा राम जी, अब आपसे बात करते हैं चुनावों की। चुनाव 2023 के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो आपका कौन सी विधानसभा चुनाव लड़ने का मूड है? जहाँ से भी पार्टी कहेगी, मैं समझता हूँ चुनाव मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जनता की जागृति, जनता की संघर्ष। और आप देख रहे हैं कि अभी जो 2008 से मंदी का दौर जो विश्वव्यापी है, क्योंकि सोवियत रूस के विघटन के बाद जिस तरह से पूंजीवादी पार्टी अ, अ,
आगे बढ़ी है और कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास दुनिया की संपत्ति इकट्ठा हो गई और दुनिया की मेहनतकश जनता बेहाल है और देशी और विदेशी कंपनियां माला माल है। इसलिए निश्चित रूप से अभी आप देख रहे हैं श्रीलंका में क्या हो रहा है, जी, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और ये भारत उसी दहलीज पे खड़ा है। जी, इसलिए निश्चित रूप से चुनाव एक प्रक्रिया है। उस आंदोलनों के दौरान उन संस्थाओं में उस मेहनतकश की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगार नौजवान की आवाज़ वहाँ उठे, क्योंकि आज सब कुछ बेचा जा रहा है। सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, रेल, बैंक, बीमा, सब कुछ कंपनियों, वापस कंपनी राज है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज आया था और 200 साल तक देश को लूटा था। जी, अब तो हजारों कंपनियां, देशी और विदेशी कंपनियों को हमारे शासक वर्ग न्योता देके बुला रहे हैं। हमारी 130 करोड़ लोगों की टैक्स से बनी हुई संपदाओं को बिगर एक नया पैसा के उनके हवाले कर रहे हैं। तो ये बहुत, और उसको आराम से दे सकें, इसलिए आम जनता को धर्म के आधार पे आपस में लड़ाने का काम करें। वही अंग्रेजों की नीति, बांटो, लूटो, राज करो। आज वो कभी हिंदू मुसलमान के नाम से, मंदिर मस्जिद के नाम से, कभी हिजाब के नाम से, कभी हलाल के नाम से, किस तरह से इस देश की जनता को, आज सबसे बड़ी 50 साल में बेरोजगारी है। जी, 70% हिंदू है, जहाँ हिंदुओं की बात करें सबसे बड़ी बेरोजगारी है। सबसे बड़ी महंगाई जो रिकॉर्ड तोड़ रही है, मतलब कभी भी आपने 118 रुपये प्रति लीटर के पेट्रोल नहीं खरीदा होगा। 100 रुपये से 3 डिजिट में कभी डीजल नहीं खरीदा होगा। 47 रुपया मूल कीमत है और 70 रुपया उस पर टैक्स है। मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी आम उपभोग की जो मूल कीमत से ज़्यादा टैक्स हो। तो ये जो लूटने का है, निश्चित रूप से राजनीतिक संघर्ष भी चलाएंगे। चुनाव जब भी आएगा निश्चित रूप से पार्टी जहाँ से भी तय करेगी चुनाव लड़ेगी। जी, ये ठीक है। अभी आपका एक किस्सा ये भी है, 2017 में आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, जो कि सीकर के धरातल से निकला था। लेकिन 2017 में जब भाजपा की सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, तो उन्होंने आपसे सहमति भी की थी और करीबन 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ़ हुआ था। जब आपने आंदोलन वापस ले लिया था, तो उसके बाद में सरकार मुकर गई थी और 8,000 का ही कर्जा माफ़ किया, जो भी सहकारी बैंकों का। उसके बाद में आपने बड़ा आंदोलन से फिर से किया और आपको गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन क्या रहा 2018 का विधानसभा चुनाव कि अमरा राम जी जीत नहीं पाए। ऐसा है कि आंदोलनों का एक दफ़ा समझौते के लिए लड़ना पड़ता है और एक दफ़ा समझौते को लागू कराने के लिए लड़ना पड़ता है। चाहे वो रावड़ा गड़साना हो, चाहे बिजली की रेट 2005 का सवाल हो, चाहे वो 2013 का सवाल हो, और चाहे 2020-21 का मोदी के खिलाफ हो। समझौता हो गया, कानून वापस हो गए, लेकिन 5 जो मुद्दे लिखित में दिए थे वो अभी तक लागू नहीं है। इसलिए निश्चित रूप से ये अ, पूंजीवादी सामंती सरकारों का चरित्र रहा है। जन दबाव में समझौता करते हैं, फिर मुकरते हैं और फिर आंदोलन करते हैं, फिर लागू होता है। आधा अधूरा होता है या पूरा होता है। पूरा तो कोई सरकार नहीं करती। इसलिए निश्चित रूप से जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव में कई फैक्टर काम करते हैं, और अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार में आने के बाद भ्रष्टाचार को शिष्टाचार कर दिया है। मतलब कोई भी राजनीतिक दल 2,000 रुपये चंदा लेगा तो उसका हिसाब इनकम टैक्स और चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन 10,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में जमा कराएगा, न देने वाले को हिसाब देना पड़ता है और न किसी राजनीतिक दल को देना पड़ता है। और उसका 97% चुनावी बॉन्ड का जो पैसा पिछले 4 साल में आया है वो जब भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। क्योंकि कांग्रेस भी उससे कम नहीं है। कांग्रेस भी इन्हीं पूंजीपतियों से पैसा लेकर के लड़ती रही है। वोट जनता का लेता रही है और सेवा कंपनियों की करती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो खुले रूप से, कांग्रेस खुदरा में बेच रही थी, ये थोक में बेच रहे हैं। फर्क इतना ही है। इसलिए जो पैसे का इंट्रेंस हुई है और फिर जाति और सांप्रदायिकता की, और मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की इस बांटो लूटो और राज करो की नीति से कांग्रेस नहीं लड़ सकती, क्योंकि कांग्रेस उसी रास्ते पे जाती है। आर्थिक नीतियाँ वही हैं, राजनीतिक नीति वही है। इसलिए केवल और केवल कम्युनिस्ट पार्टी ही लड़ करके, इसलिए पूरी दुनिया के और देश की कंपनियां चाहती हैं कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी
किस तरह से कमज़ोर हो, इसलिए वो उस पैसे का उपयोग भी करते हैं, उन जाति और धर्म के नारों का भी उपयोग करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है कि अमराराम चुनाव हारता है या जीतता है, लेकिन आंदोलन करता है वो जनता जीतती है। जी। अमरा राम जी की बात करें तो अमरा राम जी आंदोलन से ही निकले हुए एक नेता हैं, जो गांव ढाणी से निकलकर सीकर की बड़ी कॉलेज में पढ़े और आंदोलन किए और आंदोलन से ही विधानसभा तक का सफर रहा। लेकिन अमरा राम जी आपकी तरह ही एक नेता और हैं, जो कि आंदोलन से ही उभरे हुए हैं और तीसरे मोर्चे की बात करते हैं आप ही की तरह। उसका नाम है हनुमान जी बेनीवाल। तो क्या माकपा और अमरा राम जी की साइड से और रालोपा हनुमान जी बेनीवाल एक मंच पे आएंगे? ऐसा है, हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा में जीत के आया था और वापस अभी लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही लोकसभा में है। जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेगा मतलब इस देश के 99% लोगों के खिलाफ है। वो अगर भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ेगा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी हैं। अभी पंचायत राज चुनाव, ये तो 2 प्रधान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से अपने प्रधान बनाए हैं और जहाँ बाकी जगह आरएलपी के सदस्य थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसलिए अभी उनका मोह भारतीय जनता पार्टी में है और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, वो जनता के लिए नहीं लड़ सकता। और जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, मुझे तो आप हनुमान बेनीवाल का एक आंदोलन बता दीजिए जिससे सरकार से एक मांग मनवाई हो। वो जो बड़े-बड़े आंदोलन की बात करते हैं, अभी भी इस आंदोलन में कहा था मैं 5 लाख लेके आऊँगा, 5 लाख तो नहीं, 500 भी नहीं पहुँचे और 3 दिन के बाद मैं डेरा डंडा उठा के वापस आ गए शाहजहाँपुर से। इसलिए आंदोलन करना कोई सरल काम नहीं है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी से बाहर आएँगे तो विचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे तो किसी तरह का कोई वो नहीं। जैसे आपने आंदोलन की बात की, तो आपने 2017 में सीकर की धरती पे जो आंदोलन किया था, उनमें भी रामेश्वर जी डूडी और हनुमान बेनीवाल जी आपके समर्थन में आए थे। और जो अभी 2020 में जो आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन, उसमें भी उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ के शाहजहाँपुर बॉर्डर पे आपको समर्थन देने के लिए आए थे। तो क्या अब हो सकता है कुछ आगे विचार आपका? और ऐसा है, 2017 के आंदोलन में न केवल सीकर में बल्कि हर जिला हेडक्वार्टर पे पड़ाव था। नागौर में उनके मकान से 200 मीटर पे पड़ाव था। 13 दिन तक चला। हनुमान बेनीवाल 1 सेकंड के भी लिए नहीं गया। केवल यहाँ उन्होंने जब कहा कि हम आना चाहते हैं तो मैंने कहा आइए, मोस्ट वेलकम, हमें कोई एतराज़ नहीं। आप नागौर नहीं जाते हो, सीकर आते हो। किरोड़ी मीणा भी आया और वो भी आया, तो किरोड़ी मीणा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अब कितने दिनों में हनुमान बेनीवाल बीजेपी ज्वाइन करेगा, क्योंकि बीजेपी से आए थे। किरोड़ी मीणा भी बीजेपी से आया था, हनुमान बेनीवाल भी बीजेपी से आया था। लेकिन जितने कदम जनता के हक के लिए लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन वहीं अपने यहाँ मारवाड़ी में कहावत है, बोले घींग लो पोठा मुँह निकले लेकिन वापस पोठा में पड़ जाए। इसलिए वो स्थिति है उनकी। लेकिन बीजेपी छोड़ के आएंगे और लड़ने के लिए तैयार हैं तो निश्चित रूप से। लेकिन एक मांग बता दे हनुमान बेनीवाल की, राजस्थान की सरकार से लड़ करके, और वो कहते थे संपूर्ण कर्जा, तो अभी तो वो हिस्सा थे, एनडीए का हिस्सा थे। और जहाँ किसान आंदोलन की बात कर रहे हो तो 5 लाख की बात कर रहे थे, 500 भी लेके नहीं पहुँचे और 5 दिन वहाँ नहीं रुक पाए। और मेरा तो ये है कि 5 दिन में भी एक रात वहाँ सड़क पे हनुमान बेनीवाल नहीं सोए, उसके समर्थक जरूर सोए, उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उस सड़क पे किसान के साथ हनुमान बेनीवाल एक रात भी नहीं गुजारी। तो निश्चित रूप से कोई लेकिन फिर भी अगर कोई लड़ता है, बीजेपी को छोड़ के आता है, कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी की नीतियों के, जो किसान जनता के, आम जनता के खिलाफ हैं और केवल कंपनियों के पक्ष में हैं, उनके खिलाफ लड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल नहीं, राजस्थान का एक व्यक्ति भी तैयार होगा तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और अमराराम उसको साथ लेगी। जी। अब अमरा राम जी का 2023 के चुनाव में आपकी पार्टी का क्या एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा रहेगा कि जो देश को कंगाल कर रही है, कंपनियों को माला माल कर रही है, पहला है भारतीय जनता पार्टी हारे और कांग्रेस हारे। और जनता की आवाज़, जो जनता आज जिन परेशानियों से गुजर रही है,
महंगाई से, बेरोजगारी से, कर्जे से जो गुजर रही है, उसकी आवाज़ राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से न केवल आवाज़ जाए, बल्कि सरकार के एक लगाम के हिसाब से लोग जनता से अपील करेंगे कि वो ऐसी इतनी संख्या में जिता के भेजे कि सरकार के ऐसी लगाम रहे कि इस इन कदमों से वापस हटने के लिए जो भी सरकार हो उसको वापस कर सके। जी। सर, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि आपके राजनीति की चर्चा ना करते हुए आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? भाई सीकर जिला अभी राजस्थान की सरकार कांग्रेस की है और 8 के 8 विधायक कांग्रेस के हैं और 75% सीकर जिले के गांव और कस्बे पीने के शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। करोड़ों रुपया इस गर्मी में रोज टैंकरों के उनको चुकाने पड़ रहे हैं। खंडेला 4 दिन से पानी आ रहा है। ये दांतारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीम का थाना, मतलब पूरा का पूरा 75% गांव और कस्बे हैं जो पानी के लिए तरस रहे हैं। और राजस्थान की विधानसभा में एक शब्द भी हमारे प्रतिनिधि राजस्थान की विधानसभा में नहीं उठाते और लोकसभा में भी हमारा प्रतिनिधि केंद्र सरकार का प्रतिनिधि सांसद महोदय हैं, एक शब्द उनके पास नहीं है। और ये एक दिन में नहीं है, जबकि राजस्थान सीकर के बॉर्डर पर बिसलपुर का पानी आ रहा है, इंदिरा गांधी का पानी डीडवाना में आ रहा है और इधर नवा में बिसलपुर का पानी आ रहा है, लेकिन सीकर के प्यासे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। आज भी 75 साल के बाद पंजाब 0.6 मिलियन एकड़ फिट पानी 82 से पंजाब हमारा पानी हिस्से का ले रहा है। आज यमुना का हमारा हिस्सा हरियाणा यूज कर रहा है 75 साल के बाद में भी। लेकिन राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार ने और देश की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार ने जो राजस्थान की जनता 7 करोड़ एक एक बूंद के लिए तरस रही है, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने प्यासी जनता को पानी पिलाने की बजाय झूठे वायदे पिलाने का काम किया है। इससे उनको दफा करने का काम करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ प्रतिनिधि कम नहीं भेजे। राजस्थान की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को 163 दिए हैं, कांग्रेस को भी 156 दिए हैं, लेकिन प्यासे राजस्थान को पानी पिलाने की बजाय हरियाणा और पंजाब जो हमारे हिस्से का पानी लेके बैठा है वो लेने के लिए कभी न आंदोलन किया न देश की सरकार। आज भी जल संसाधन मंत्री राजस्थान का है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्या राजस्थान का हिस्सा जो पंजाब पानी उपयोग कर रहा है, जो यमुना का हिस्सा हमारा हरियाणा यूज कर रहा है, क्या जल संसाधन मंत्री हमें दिला पाएंगे? मैं समझता हूँ उसके लिए चिंतित नहीं है, वो कुर्सी के लिए चिंतित हैं। चाहे कांग्रेस है चाहे भारतीय जनता पार्टी, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए जरूर लड़ेंगे, लेकिन जनता की समस्याओं के लिए नहीं लड़ेंगे। इसलिए जनता को ही लड़ना पड़ेगा और वो ताकत देनी पड़ेगी जिससे इन दोनों को सबक सिखाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय निकाला। लेकिन आपके ही ऐसे इंस्पिरेशन से लोग आपको इंस्पायर होते हैं और एक आगे बढ़ने की एक एनर्जी मिलती है। और ऐसे ही आपके किसी अन्य किस्से की कहानियाँ फिर सुनते हैं आपसे। और आप हमें बताइए, आपको फिर किसी नेता की या फिर किसी सोशल एक्टिविस्ट की कहानी और किस्से सुनने हों जो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए RJ Tv 24 और फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ RJ Tv 24 के मंच पे।